हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर्स ओन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में भी देखने को मिल रही है। ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ओल्डर एज पेशेंट्स में या जो 50 प्लस या 55 प्लस होते हैं उनमें देखने को मिलती है, बल्कि आजकल बहुत ही यंग एजेस से लोगों की अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये डिसीज़, ये चीज़ जो है ये काफ़ी लोगों को हो रही है। तो इसको हम कहते हैं हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, जिसको आप हिंदी में कहते हो बवासीर या फिर पाइल्स, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, पाइल्स कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये ओल्डर एज में होगा, ऐसा नहीं है। यंग एजेस में भी हो रहा है, टीनेजर्स को भी देखने को ये बीमारी बहुत मिल रही है आजकल, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं, बट आई यूज़ टू टॉक, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट सीरियस इशू कि आजकल लगभग इतनी कॉमन है, ये इतनी कॉमन है कि अगर 20 लोगों में देखा जाए तो अमेरिका जैसी डेवलप कंट्रीज़ में भी 20 में से एक इंसान इससे ज़रूर अफेक्टेड है, ठीक है। तो अपने इंडिया में भी इसके काफ़ी पेशेंट्स हैं, पाइल्स, जिसको हम बवासीर भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? swollen enlarged veins inside और आउटसाइड द एनस। एनस के अंदर, एनस मतलब एनस जहाँ से आप फीकस जहाँ से निकलता है फीकल मैटर, जहाँ से निकलता है बेसिकली जहाँ से पुप होता है, वो जो है उस एरिया को हम एनस कहते हैं। तो एनस में क्या होता है कि एक स्वोलन बड़ा सा फूला हुआ एकदम वेन्स हो जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए, जो हम लोग होते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स होते हैं, हेमरॉइड्स लगभग सबको होता है, हेमरॉइड्स सबको होता है, लेकिन वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता है जब तक कि हेमरॉइड्स स्वोलन ना हो जाए, सूजी हुई जिसको कहते हैं, फूली हुई और बड़ी ना हो जाए, जब तक वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल ना हो जाए, तब तक हम उसको पाइल्स का नाम नहीं देते हैं, ठीक है। वरना हेल्दी ह्यूमन में भी हेमरॉइड्स होते हैं, ठीक है। वी ऑल आर बॉर्न विथ हेमरॉइड्स। तो अब देखिए, ये मैंने पहले बताया कॉमन है। अब देखिए ये किन लोगों में होता है, मैंने कहा ना अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वेट गेन होगा तो ओबेसिटी होगी, तो ओबीस पेशेंट में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत कॉमन हो जाता है ये। लो फैट फाइबर, अगर फाइबर आपकी डेली इंटेक ऑफ फाइबर बहुत कम है, फाइबर रिच फूड आप नहीं खा रहे हैं, तो ये बीमारी होने के चांसेस हैं। और क्या है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये सारे इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लिफ्ट हैवी वेट, हैवी ऑब्जेक्ट, बार बार जो जिमर्स होते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा उठाना, इसकी वजह से होता है। हैवी वेट उठाएंगे तो स्टेन्स आएंगे, ब्लड आ सकता है, ब्लड आएगा तो धीरे से ये हेमरॉइड्स होने के भी चांसेस हैं। फिर क्या है? सिटिंग लॉट इन टॉयलेट में जो लोग ज़्यादा समय बिताते हैं उनके लिए भी है। स्ट्रेन वाइल बाउल मूवमेंट, मतलब बाउल मूवमेंट के दौरान, फ्रेश होने के दौरान ब्लड आना, या फिर काफ़ी प्रेशर देना, स्ट्रेन लगाना, जोर लगाना, तो उससे भी ब्लड आ सकता है बाहर, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशंस। अब ये 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्रोलैप्स्ड। देखिए, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स क्या होते हैं? ये ब्लड से भरे हुए होते हैं, ठीक है, खून से भरे हुए होते हैं, लेकिन इतने डेंजरस नहीं होते हैं। ये एनस से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है, ठीक। अब इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में बात करें तो ये रेक्टम के अंदर होते हैं। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम वो पार्ट होता है जो बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ से कनेक्ट होता है, और ये ब्लीड भी हो सकता है। इंटरनल हेमरॉइड्स में ब्लीड भी होता है, और ये जनरली पेन नहीं करता है। हेमरॉइड्स के सिम्टम्स क्या हैं? कब आपको डॉक्टर्स को दिखाना है? देखिए, जब एब्डोमिनल पेन होने लगे, एनस रीजन में ईचिंग ज़्यादा होती रहे, और कुछ आपको अनहेल्दी सा मास फील हो कि कुछ बाहर निकला हुआ है एनस रीजन में, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। जब आपको लगे कि हाँ, हमें हो सकता है हेमरॉइड्स की कंडीशन है ये पाइल्स जैसी, तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। फीवर, एब्डोमिनल पेन, अनहेल्दी मास, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोलैप्स्ड ना इंटरनल होता है ना एक्सटर्नल होता है। कभी कभी जब ये बहुत फैलता है और बहुत ज़्यादा स्वेल करता है तो बाहर की तरफ निकल आता है, और जेंटली जब आप इसको पुश करेंगे तो ये अंदर भी चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड। अब देखिए, इसके सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने बताया, हर समय ईचिंग होती रहेगी, खुजली होने की लगेगा ऐसा, एनस रीजन में हार्ड लंप, बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ लगेगा ऐसा, पेन होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग निकलेगा, ब्लड आएगा वाइल हैविंग पूप, ठीक है, फ्रेश होने के दौरान।
ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस का फ्रेंड्स है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास एनोस्कोपी है और सिग्मॉइड स्कोपी है, सिग्मॉइड स्कोपी। तो एनोस्कोपी में क्या होता है कि एनस रीजन में एक ट्यूब डाला जाता है जिसमें लाइट लगी हुई होती है और डॉक्टर्स एनस रीजन का एग्जामिन करते हैं। और सिग्मॉइडोस्कोपी में क्या होता है कि जो ट्यूब डाली जाती है अंदर, उसमें क्या होता है, उसमें कैमरास फिट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और स्क्रीन पे एग्जैक्टली आप एनस में हो क्या रहा है, हेमरॉइड्स हैं भी, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कैसा है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ऑफन ये पेनफुल होता है ये प्रोसीजर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सक्सेस भी है। और इसको करने के लिए एनेस्थीसिया लगा करके, दर्द पेन का फील नहीं होगा, तब इस प्रोसीजर को किया जाता है, ठीक है। अभी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में अनीमिया भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है और इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस हैं, स्किन इन्फेक्शन या अंदर के साइड में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। फिर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट तो देखिए ये हमारे पास है लीडोकेन और विज हेज़ल और हाइड्रोकॉर्टिसोन अप्लाई कर सकते हैं जो बाहर की तरफ मांस निकला हुआ है उस पर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। और देखिए और इसका क्या है कि डेली इंटेक ऑफ फाइबर बढ़ाना है, फाइबर रिच फूड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर, चुकंदर, ये सारी चीज़ें खाना है। कम से कम 20 से 35 ग्राम एवरेज डेली इंटेक ऑफ फाइबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 6 बाथ। 6 बाथ में क्या होता है फ्रेंड्स कि 6 बाथ में गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में पेशेंट को, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको कम से कम 20 मिनट बैठना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जब ल्यूक वार्म वाटर से आप एरिया वहाँ पे जाएगा वार्म वाटर, तो पेन से रिलीफ होगा, जो इन्फेक्शन ईचिंग हो रही है उससे रिलीफ होगा, ठीक है, स्वेलिंग भी कम होगी। और लग्जेटिव लें, लग्जेटिव मतलब कि जो स्टूल को सॉफ्ट करे, ठीक है। टाइट रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन आएगी, तो स्टूल सॉफ्टनिंग चीज़ें लग्जेटिव, जैसे चूरन लोग खाते हैं, कई लोग, कुछ लोग केला भी खाते हैं कभी कभी, तो उससे, ठीक है। और क्या करना है देखिए, और NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेन होता है इसमें, इसको कम करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कुछ और भी सब चीज़ें हैं, जैसे सर्जिकल ऑप्शंस, सर्जरी करके इन चीज़ों को रोकना या फिर हटाना। तो इसके लिए क्या है, रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, लाइगेटर होता है। तो लाइगेटर्स के थ्रू क्या करते हैं कि जो हेमरॉइड्स का बेस होता है, सपोज़ ये हमारा एनस रीजन है, ठीक है, ये हमारा एनस रीजन है और यहाँ पे हेमरॉइड्स निकली हुई है, ठीक है, पाइल्स है, किसी किसी को यहाँ पे है अंदर की तरफ, इंटरनल पाइल्स जिसको मैंने कहा था, इंटरनल ये है, एक्सटर्नल ये है, और प्रोलैप्स मतलब इसी मांस को प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है कि हेमरॉइड्स के बेस पर रबर बैंड लाइगेटर के थ्रू, लाइगेटर जिसको कहते हैं, लाइगेटर के थ्रू रबर बैंड से इसके बेस को टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि इसको ब्लड नहीं मिलेगा और ये इसमें से ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी और प्रॉब्लम को थोड़े हद तक कवर किया जा सकता है। जो वेन इनको ब्लड सप्लाई कर रही है वो नहीं करेगी। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोकोआगुलेशन। इलेक्ट्रोकोआगुलेशन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करके एरिया में जो हेमरॉइड्स है उसमें जो ब्लड है उसको कोएगुलेट कर देना, ठीक है, उसको जमा देना। फिर क्या है, इंफ्रारेड कोआगुलेशन। इंफ्रारेड कोआगुलेशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रोब के थ्रू प्रोब इंसर्ट करके इंफ्रारेड दे करके, इंफ्रारेड रेस को दे करके जो हेमरॉइड्स हैं उसमें जो ब्लड है उसको कोएगुलेट कर देते हैं, ठीक है, ये जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगी। अब एक और है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, केमिकल्स को इंसर्ट करते हैं, इंजेक्शन के नीडल के थ्रू केमिकल को डाल करके जो उस एरिया में ब्लड है, हेमरॉइड्स में जो ब्लड है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, हेमरॉइड को ख़त्म करने की कोशिश। जो ये ऑप्शन है हमारे पास, हेमरॉइडेक्टॉमी और हेमरॉइड स्टेपलिंग, ये सर्जिकल हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो हेमरॉइडेक्टॉमी में क्या करते हैं कि जो हेमरॉइड्स होते हैं उनको सर्जिकली कट करके रिमूव करके अलग कर दिया जाता है। देखिए अभी ये जो ऑप्शंस मैंने 4 आपको बताए, रबर बैंड लाइगेशन, कोएगुलेशन, इंफ्रारेड कोएगुलेशन, स्क्लेरोथेरेपी, ये सब क्या है कि हेमरॉइड्स को ब्लड सप्लाई कम करने के लिए है, ठीक है। अभी अगर अनइजीनेस ज़्यादा है तो सर्जिकल रिमूवल इज द ऑप्शन, ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द पेशेंट। तो हेमरॉइडेक्टॉमी में क्या करेंगे कि जो हेमरॉइड है, जो पाइल्स वाली जो मांस बाहर निकला हुआ है उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं।
और हेमरॉइड स्टेपलिंग में क्या करते हैं कि जो प्रोलैप्स्ड कंडीशन में, प्रोलैप्स्ड वाली कंडीशन ये जो अंदर भी है बाहर भी है, प्रोलैप्स्ड कंडीशन में क्या करते हैं कि जो मांस बाहर निकला है उसको वापस से अंदर डाल करके उसको जगह पे होल्ड करके वहीं पर उसको होल्ड कर दिया जाता है, और बस ये होती है हेमरॉइड स्टेपलिंग। ठीक है, जो मांस बाहर निकला उसको अंदर डाल के जगह पे होल्ड कर दिया जाए, इसको कहते हैं हेमरॉइड स्टेपलिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का ऑप्शन ये है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि केवल ये 50 साल के लोगों में होगी, ये किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है। सबसे बड़ी बात जो आपको पता रखनी है, तो अवॉइड दिस जंक फूड्स और ये सारी एंड ऑल चीज़ें सब अवॉइड करनी है, और खाना है तो केवल हेल्दी चीज़ें खानी है, फाइबर रिच फूड खाना है, क्योंकि अगर एक जो शरीर क्या होता है, अगर एक बीमारी पकड़ती है तो धीरे 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 बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बॉडी में। ठीक है, तो और प्रेग्नेंट लेडीज़, अब इसको देखिए अवॉइड करने का क्या है, प्रेगनेंसी भी है, सब कुछ है भाई, तो इसको इनसे बचना कैसे है, तो वो बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि मैं हर बार लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, काइंडली विजिट टू दैट चैनल ऑल्सो, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे भी हमें अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। और अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए प्रिवेंटिव मेजर सिर्फ इसका एक है, क्या कि फाइबर रिच फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज में कंटिन्यूसली एक्टिव रहना है। ठीक है, कंटिन्यूसली फिजिकल वर्कआउट करते रहेंगे, जितना आप खा रहे हैं आप खाइए, खाने में कोई मना नहीं है, तेल मसाला कम खाना है आपको, और क्या करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी है, ताकि एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ओबेसिटी नहीं होने पाएगी। ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है कि थोड़ा सा इस दौरान में भी एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे ना जाएं, थोड़ा सा इधर उधर चलते रहें, टहलते फिरते रहें, तो ये वाली कंडीशन होने से बचेंगे। ठीक है, और क्या इसके ऑप्शन है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये कि अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ है तो प्लीज़ ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, पानी जितना पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, और क्या करना है कि अगर तब भी नहीं कंडीशन सही हो रही है और पेट में लगातार दर्द बना हुआ है, फीवर भी आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, इसका मतलब कि हेमरॉइड्स वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और क्या करना है आपको कि ये जो हैवी ऑब्जेक्ट का ज़रूरत से ज़्यादा ना उठाएं, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ गुड पर ज़रूरत से ज़्यादा मे लीड टू लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रेश होने के दौरान वाइल गोइंग फॉर द पूप, तो यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, अपने आप को ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना है। ठीक है, ज़्यादा आप जोर लगाएंगे तो वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हैं, स्ट्रेन बाहर आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमरॉइड्स। आई होप कि मेरी बात आपको वैसे ही समझ में आई होगी जैसे मैं समझाना चाह रही थी। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन है तो काइंडली कमेंट मी एंड लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे अपनी सजेशंस को दे सकते हैं, बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।